स्वागत है। और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डी फॉर्म और बी फॉर्म सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉमन चैप्टर मिलता है उसको हमने अलग डिवाइड कर रखा है, और कुछ चैप्टर जो है बी फॉर्म के अकॉर्डिंग थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको हमने अलग रख रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस डिवीजन में, तो 1 2 3 4 5 ये जो है ये कॉमन चैप्टर है जो कि डी फॉर्म और बी फॉर्म में जनरली पूछे जाते हैं। इसके अलावा बी फॉर्म के फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट नंबर फर्स्ट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी दे रखे हैं, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, जिसमें बेसिक लाइफ प्रोसेस और होम्योस्टेसिस है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम जानेंगे एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, बॉडी के इंटरनल पार्ट की जो भी इंटरनल हमारा सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसे बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी, द वर्ड एनाटॉमी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एना मीनिंग अप एंड टॉम मीनिंग द कटिंग, यानी कि अंदर, यानी कि अप एंड टॉम मीनिंग कटिंग। समझ में आ गया आप लोगों को। तो एनाटॉमी बेसिकली क्या होता है, एनाटॉमी के अंतर्गत हम बेसिकली डिस्कशन करते हैं इंटरनल बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे मान लीजिए कि हमारा हार्ट है, हार्ट हमारे इंटरनल पार्ट में होता है, किडनी मान लेते हैं, किडनी भी हमारा इंटरनल पार्ट होता है। अगर उसकी स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे। तो फादर ऑफ एनाटॉमी इज रेफर्ड एज द एंड्रियस वर्जिलियस। तो उनके अगर फादर क्या कहा जाए, एनाटॉमी के फादर किसे माना जाता है, एंड्रियस वर्जिलियस होते हैं, वर्जिलियस होते हैं। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है, तो फिजियोलॉजी के बारे में हम समझें तो इन द फिजियोलॉजी वी डील्स विद द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंट बॉडी सिस्टम एंड इंटरेक्शन बिटवीन ईच अदर। इन द फिजियोलॉजी वी विल डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ द बॉडी सिस्टम एंड देयर एक्टिविटी। तो सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम बॉडी सिस्टम के बीच में क्या इंटरेक्शन है उसके बारे में जानते हैं। हमारी बॉडी सिस्टम कैसे इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे को, यानी जैसे मान लीजिए कि हमारा हार्ट है, हार्ट और लंग्स, आप लोगों को सभी को पता है कि हार्ट से ब्लड पंप किया जाता है और वो ब्लड फिल्टर होता है लंग्स के पास। तो ये दोनों की फिजियोलॉजी कैसे मैनेज की जाती है और कैसे की गई है उसको समझने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। इसके अलावा जो भी मेटाबॉलिक पाथवे है, यानी ऑक्सीजन का यूज करती है सेल और CO2 रिलीज करती है, ये जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी ये प्रक्रिया हो रही है हमारी सेल के अंतर्गत, उस प्रोसेस को जानना ये हमारा क्या कहलाता है, तो फिजियोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टर्म एक और आती है, उसे बोलते हैं मार्फोलॉजी। इसमें मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन हम आप लोगों को मार्फोलॉजी अलग से बता देते हैं। मार्फोलॉजी क्या होती है, मार्फोलॉजी मार्फोलॉजी क्या होता है, तो मार्फोलॉजी हम आप लोगों को बताते हैं क्या होता है। समझिए मार्फोलॉजी क्या होता है। तो मार्फोलॉजी में क्या होता है, एक्चुअली जो आउटर अपीयरेंस होती है, जो हमारे नेकेड आई से दिखाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी बोलते हैं। जनरली इसे क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी बोलते हैं। अब चलिए हम समझते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मार्फोलॉजी में। तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसको बढ़िया से समझते हैं कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मार्फोलॉजी बेसिकली होता क्या है, इन टर्म्स का मतलब क्या है। सही है, तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं इसको। तो सबसे पहले आप एक पेन का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कलरफुल पेन है, जिसके ऊपर का जो रैपर है, वो जो कवर का जो मतलब कि पेन के अंदर क्या क्या होता है, एक पूरा पार्ट होता है, उसके अंदर रिफिल भरा होता है और रिफिल के अंदर इंक होता है। तो सबसे पहले पेन को लेंगे हम। पेन मान लीजिए ऊपर से कलरफुल है, उस पर जानते ही हैं आप, जहाँ पकड़ के लिखते हैं वहाँ पे रबड़ लगा होता है। तो मान लीजिए वो पेन वाला पार्ट हो गया, उसके अंदर एक रिफिल लगा हो गया और उसके अंदर इंक भरा हो गया। तो जो हमारा अपर वाला पार्ट है, जो हमारा बाहर वाला जो पेन का पार्ट दिख रहा है, उस पर रबड़ लगा है, उसके ऊपर कैप लगा है, जो भी लगा, उसे क्या बोलेंगे हम, जनरली मार्फोलॉजी बोलेंगे। उसकी क्या बोलेंगे हम, मार्फोलॉजी, क्योंकि वो हमें डायरेक्टली दिख रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसको मार्फोलॉजी बोलेंगे। अब इसके अंतर्गत जाएंगे, इसके अंतर्गत क्या पढ़ा है, रिफिल पढ़ा है, रिफिल। अब वो रिफिल की स्ट्रक्चर की जो हम डिस्कशन करेंगे या जो भी स्टडी करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे। उससे क्या हम बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे। एक समझिएगा, बस एक एग्जाम्पल के लिए हमने पेन लिया है, आपको बस समझाने के लिए। जो भी हमने आउटर पार्ट में पेन का वो लिया, उसे हमने बोल दिया
उसकी मार्फोलॉजी। उसके अंतर्गत गया हमने रिफिल वाला पार्ट को देखा, वो उसका हो गया एनाटॉमी, उसकी स्ट्रक्चर में। और इनाटॉमी और रिफिल के अंतर्गत जो इंक भरा है, इंक में कौन कौन सा पार्टिकल है, वो जो इंक है वो ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, जिस कलर का भी शो कर रहा है तो कुछ ना कुछ केमिकल के अकॉर्डिंग कर रहा होगा, यानी कि उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी। ये 3 टर्म है, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। आइए हम लाइफ प्रोसेस से डिस्कशन करते हैं। आप किसी आदमी को, किसी पर्सन को आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं तो किसी की नाक लंबी हो गई है, किसी की नाक छोटी हो गई है। आप बोलते रहते हैं ना जनरली कि हाँ इनकी नाक लंबी है, इनकी नाक छोटी है, जनरली ऐसा होता रहता है। तो ये जो आपको अपीयरेंस दिख के बताना चाह रहा है उसे क्या बोलेंगे, मार्फोलॉजी। आप जैसे बालों को देखते हैं तो किसी का बाल झड़ गया है, कोई गंजा हो गया है, कोई गंजा नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से उसको क्या बोलते हैं हम, मार्फोलॉजी। जो भी हम अपीयरेंस देख पा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, मार्फोलॉजी। अब उसके अंदर हम बॉडी के अंदर जाएंगे तो जो हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, किडनी कहाँ स्थित है, हार्ट कहाँ पे स्थित है, तो इस सब बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाएगा, एनाटॉमी। ये सब क्या होगा, एनाटॉमी होगा। और ये कैसे काम करते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, वर्क किस बेसिस पे करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी आपको क्लियर हो गई हैं, क्लियर हो जाएंगी। मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये 3 टर्म है, बहुत ज़्यादा ही यूज किए जाते हैं एनाटॉमी में। आप लोगों को मैंने बता दिया है, आप लोग इससे थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हमने एक पेन का एग्जाम्पल भी लिया, उससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। ब्रांच ऑफ एनाटॉमी क्या होती है, तो सबसे पहले हम समझेंगे ब्रांच ऑफ एनाटॉमी क्या होता है। डेवलपमेंट बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डेवलपमेंट बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं। तो in this branch of anatomy we deals with the structural change and the structural development of the sexual gametes and embryo development। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, गेमिट फॉर्मेशन हुआ हमारा, क्या गेमिट फॉर्मेशन हुआ, गेमिट फॉर्मेशन होकर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना वो गेमिट्स के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। जो फर्टिलाइज्ड एग था हमारा वो क्या होगा, फिर फॉलोपियन ट्यूब में जाएगा। वो फर्टिलाइज्ड एग जो भी होगा वो फॉलोपियन ट्यूब में जाएगा। जब आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही डीप आएगा। हमने आपको बस एनाटॉमी यानी एम्ब्रियोलॉजी समझाने के लिए इतना पॉइंट ले रखा है। जिससे गेमेट फॉर्मेशन हुआ, यानी कि एक मेल से और एक फीमेल से गेमेट प्राप्त हुआ। अब क्या हुआ, फीमेल गेमेट क्या होगा, फीमेल गेमेट फॉलोपियन ट्यूब में आएगा और मेल गेमेट भी जाएगा फॉलोपियन ट्यूब में, और दोनों क्या होंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे। अब वो फर्टिलाइज जो एग है वो इम्प्लांट करेगा किस में, फीमेल के यूटेरस में। फीमेल के यूटेरस में वो इम्प्लांटेशन किया, उसके बाद से वहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनने के बाद फीटस का डेवलपमेंट हो गया। इस सारी प्रोसेस को जानने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ये किसके अंदर आता है, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी के अंदर आता है एम्ब्रियोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, गेमिट फॉर्मेशन, गेमिट से फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फॉलोपियन ट्यूब डेवलपमेंट, फर्टिलाइज फिर इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फीटल डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट होता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी सभी लोग जानते हैं जनरली। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, हम सेल की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं। सेल में कौन कौन सा चेंजेज आते हैं ड्यूरिंग द सेल साइकिल, ये सारी चीज़ें हम डालते हैं। उसको हम किसके अंतर्गत करते हैं, सेल बायोलॉजी के अंतर्गत। और सेल को सभी जानते हैं, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स। कोई भी लिविंग थिंग्स है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो वो क्या होता है, सेल होता है। अब चलते हैं हिस्टोलॉजी क्या होती है। जब भी हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज एंड द स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो आप लोग समझ गए हिस्टोलॉजी क्या होता है। हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंज एंड द स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट आता है टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं। टिश्यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा, टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं। चलिए ठीक है, नहीं पढ़ा तो हम उसको बेसिक, पूरा हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बेसिक पार्ट लेकर चला, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो चलते हैं इसको बताते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सिमिलर सेल स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक वर्क हुआ इज कॉल्ड टिश्यू। यहाँ पे पर्सन लिख दिया गया है, स्पेसिफिक फंक्शन होगा, वो स्पेसिफिक फंक्शन होगा यहाँ पे। तो उसमें क्या है, टिश्यू कौन कौन से टाइप का, तो एक होता है इपिथेलियल टिश्यू,
फिर एक आता है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। चलिए हम इसकी आउटलाइन थोड़ी आपको बता दें। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? ये हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। एपिथेलियल टिश्यू का मेनली काम क्या होता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाना। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ने का काम करना। इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्लड और बोन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ब्लड और बोन। ब्लड और बोन दोनों ही क्या है? एज ए कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एक आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है? मसल्स। जो भी हमारी बॉडी में मसल्स पाई जाती हैं वो जो किस टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है उसको पूरा बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। फिर एक आता है नर्वस टिश्यू, जो कि हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा अटैच होते हैं। जो भी हमारा सिग्नलिंग का प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं नर्वस टिश्यू बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम ग्रॉस एनाटॉमी के अंतर्गत क्या होता है। A gross anatomy we deals with the structure of the body that are visible to naked eye, so it is also called a macroscopic anatomy. ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है? ग्रॉस एनाटॉमी के अंतर्गत जो भी बॉडी स्ट्रक्चर हमें नेकेड आई से दिखता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है? जो भी हमारा बॉडी पार्ट है वो हमारे नेकेड आई से दिख रहा है, उसकी अगर स्टडी करते हैं तो उसे बोलेंगे हम ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी। नेक्स्ट आता है टोपोग्राफिक एनाटॉमी। In this branch of the discussion about the layering structure of the body part, projection present on the skin and the interconnecting structure of the muscles, nerve and the arteries is also known as the surface anatomy भी बोलते हैं। टोपोग्राफिक एनाटॉमी या उसको हम बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या जनरली क्या डिस्कशन किया जाता है? तो इसमें जनरली हम जैसे मान लीजिए स्किन की लेयर के बारे में डिस्कसन करते हैं। स्किन की लेयर कितनी होती है? तो सबसे पहले एपिडर्मिस होता है, फिर उसके बाद डर्मिस होता है और उसके बाद से आता है सबक्यूटेनियस लेयर या सबक्यूटेनियस टिश्यूज आते हैं। तो जो भी ये लेयरिंग की स्ट्रक्चर हमने स्टडी की उसको हम क्या बोलेंगे? टोपोग्राफिक एनाटॉमी में स्टडी करेंगे। ठीक है, कोई मान लीजिए हमारी बॉडी पे हेयर है, हेयर ग्रोथ हुआ है, बॉडी पे हेयर ग्रोथ है, उस पर भी क्या है? हम इसको स्टडी करेंगे टोपोग्राफिक एनाटॉमी में। नर्व और आर्टरीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे टोपोग्राफिक एनाटॉमी। उसमें कौन कौन सा सेल प्रेजेंट है, कैसे कैसे अरेंजमेंट हुआ है, वो सारी चीज़ें हम टोपोग्राफिक एनाटॉमी में ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बाय यूजिंग द रेडियोग्राफिक टेक्निक इज नोन एज रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। इन दिस प्रोसीजर एक्सरे आर यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन द 2 डायमेंशनल इमेज। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में क्या स्टडी किया जाता है? रेडियोग्राफिक एनाटॉमी जनरली क्या करते हैं हम? रेडियो एक्टिव मटेरियल हमारा क्या है? एक्सरे है, गामा रे है, उसका यूज करके हम किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी बॉडी पार्ट की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। जैसे सपोजेड एक्सरे होता है, जैसे मान लीजिए आपका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, या आपके पैर नहीं जनरली बोल सकते, आपका पैर नहीं मतलब किसी का पैर फ्रैक्चर है, तो उसको हम स्टडी कैसे करते हैं? एक्सरे कराते हैं उसका, ये कहीं फ्रैक्चर है या नहीं है। उसमें क्या किया जाता है? सिंपली क्या किया जाता है? हमारी जो बॉडी पार्ट होती है उस पर एक्सरे किया जाता है। एक्सरे करने के बाद वो पूरा विजिबल हो जाता है और उसी फिल्म को हम क्या करते हैं? किसी भी प्लेट पे एक्टिव कर देते हैं और प्लेट जो निकल के आती है उसी को हम बोलते हैं कि हाँ उस पर देखते हैं कि ये फ्रैक्चर है या नहीं। तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियो। जो भी एक्सरे वगैरह होता है, सिटी स्कैन वगैरह होता है, एक्सरे होता है, उसमें क्या किया जाता है? 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन। एक्सरे और सिटी स्कैन में 2 डायमेंशन बनाया जाता है और एक आता है एमआरआई में 3 डायमेंशन होता है। ये रेडियोग्राफिक एनाटॉमी होता है। सिस्टमिक एनाटॉमी क्या होता है? सिस्टमिक एनाटॉमी के अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप के जो बॉडी सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए डिफरेंट सिस्टम बात करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, सपोज दैट आपको क्वेश्चन आ जाए कि हमारी बॉडी में टोटल कितने सिस्टम पाए जाते हैं, तो टोटल आप 11 इसका आंसर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेग्यूमेट्री, एक्सोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक या इम्यून सिस्टम बोलते हैं, मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्केलेटल सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे जो है बॉडी सिस्टम होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आपको इसको बहुत डीप में पढ़ना है, आगे इसी के बारे में डिस्कशन करना है, ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसमें केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हमने पढ़ लिया कि टोटल ये हमारे सिलेबस में पूछ रखा है कि बॉडी सिस्टम कितने होते हैं। तो 11 बॉडी सिस्टम होते हैं और हमने आपको इसके नेम को मेंशन कर रखा है। आप इसको याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए, बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि कितने हमारे पास बॉडी सिस्टम होते हैं। तो इस चीज़ आपकी क्लियरिफाई हो जाएगी और ये सारी चीज़ें हमने इसमें प्रोवाइड करा रखी है। अब इसकी रही बात नोट्स की, तो आप नोट्स के लिए अब
हमारी वेबसाइट notescard.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे नोट्स हमने कुछ टॉपिक के नोट्स को प्रोवाइड करा रखा है, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी कुछ चीज़ चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो धीरे धीरे वो नोट्स को हम प्रोवाइड करा देंगे। पहले हमने सोचा आपको ये वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे आपके जो थोड़े कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए, कुछ टर्म्स हैं जो आपकी क्लियर हो जाए। आप तो नोट्स तो कहीं बुक से भी रेफर कर सकते हैं, तो या तब तक आप बुक से रेफर कर सकते हैं, लेकिन तब तक उसके बाद हम कुछ दिन बाद आपको नोट्स इसके भी प्रोवाइड करा देंगे अपनी वेबसाइट notescard.com पे। तो चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी हमने जो भी पढ़ना था पढ़ लिया। अब ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी क्या होता है? सेल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी के अंतर्गत सेल की प्रोसेसिंग के बारे में, सेल का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जानना हम क्या बोलते हैं, सेल फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती है। इंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? इंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है जो भी हमारा हार्मोनल सब्सटेंस है, यानी कि इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ हार्मोनल सब्सटेंस, स्टडी ऑफ हार्मोनल सब्सटेंस एंड देयर फंक्शन, हाउ टू कंट्रोल आवर बॉडी इज नोन एज इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी में मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी में हार्मोन बन रहे हैं वो किस प्रकार हमारी बॉडी फंक्शनिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं या डीएक्टिवेट कर रहे हैं, उसे सारी प्रक्रिया को समझना ही क्या बोलते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी का मतलब आप समझ गए हैं, नर्वस सेल से है कि हमारी नर्वस सेल किस प्रकार से स्टिमुलस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर रही है, उस सारी प्रक्रिया को जानना ही क्या कहलाता है, न्यूरोफिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हमारा क्या है, डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। हमारी बॉडी क्या होती है, अगर मान लीजिए हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है, कोई यानी कि हमारे इन्फेक्शन को रोकती है। अगर इस प्रक्रिया को कैसे रोका जा रहा है और किस प्रकार हैंडल किया जा रहा है, इस प्रक्रिया को जानना ही क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर में हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है, कैसे ब्लड को पंप करता है, ये सारी चीज़ें जानना कार्डियोवैस्कुलर